नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज कुछ बड़ी खबरें। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मिली जमानत। सदगुरु के फाउंडेशन के खिलाफ बंधक बनाने का केस बंद हुआ। दिल्ली की हवा हुई जहरीली, घुट रहा दम। यूपी में पीसीएस परीक्षा स्थगित, प्रियंका का यूपी सरकार पर बड़ा हमला। बेंगलोर टेस्ट में टीम इंडिया का कमबैक। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मिली जमानत। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 2022 से थे जेल में। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने कहा है कि वर्तमान में ट्रायल की प्रक्रिया खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उन्हें 50,000 के निजी मुजलगे पर जमानत दी गई है। जैसे ही कोर्ट ने फैसला सुनाया, उनकी पत्नी भावुक होकर रोने लगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जैन को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा है और मुकदमा जल्द शुरू होने की संभावना नहीं है। उन्हें जमानत देते समय यह भी शर्त रखी गई कि वे गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे, मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगे और भारत से बाहर यात्रा नहीं करेंगे। सत्येंद्र जैन को पहली बार 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार किया था। पिछले साल उन्होंने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत प्राप्त की थी, जिस दौरान वे 10 महीने तक बेल पर रहे। हालांकि इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया था, जिसके बाद उन्होंने 18 मार्च को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया था। जैन को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी आप के लिए एक राहत की बात है, खासकर जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो रही हों। उनके अलावा पार्टी के अन्य प्रमुख नेता जैसे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी पहले ही राहत मिल चुकी है। ईडी ने 30 मई 2022 को जैन को गिरफ्तार किया था। जज राकेश सयाल ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जबकि जैन के वकील ने कहा था कि उन्हें आगे हिरासत में रखना किसी भी उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा। सदगुरु के फाउंडेशन के खिलाफ बंधक बनाने का केस बंद हुआ। सुप्रीम कोर्ट बोला, लड़कियां बालिग हैं और अपनी मर्जी से रह रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के खिलाफ 2 लड़कियों को बंधक बनाने के मामले में कार्रवाई समाप्त कर दी है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने शुक्रवार को यह स्पष्ट किया कि मद्रास हाईकोर्ट द्वारा इस मामले की जांच का आदेश देना उचित नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा कि आश्रम में पुलिस द्वारा छापेमारी करना गलत था। कोर्ट ने यह भी कहा कि लड़कियों के पिता द्वारा दायर याचिका गलत है, क्योंकि दोनों लड़कियां बालिग हैं और जब वे आश्रम में गई थीं तब उनकी उम्र क्रमशः 27 और 24 वर्ष थी। वे अपनी इच्छा से आश्रम में रह रही हैं। इस फैसले का असर केवल इस मामले तक सीमित रहेगा। यह याचिका रिटायर्ड प्रोफेसर S कामराज ने मद्रास हाईकोर्ट में दायर की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बेटियां लता और गीता को आश्रम में बंधक बनाया गया है। मद्रास हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को मामले की जांच का आदेश दिया था और ईशा फाउंडेशन से संबंधित सभी आपराधिक मामलों की जानकारी पेश करने के लिए कहा था। इसके बाद 1 अक्टूबर को लगभग 150 पुलिसकर्मी फाउंडेशन के मुख्यालय पर पहुंचे थे। सदगुरु ने इस हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट द्वारा पुलिस जांच के आदेश पर रोक लगा दी थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस से जांच की स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा था। आज पुलिस ने रिपोर्ट पेश की, जबकि ईशा फाउंडेशन की ओर से मुकुल रोहतगी ने दलीलें प्रस्तुत करी हैं। तमिलनाडु सरकार की ओर से सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा और केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी दलीलें दी हैं। दिल्ली की हवा हुई जहरीली, घुट रहा दम। कई इलाकों में XQI 300 के करीब। सर्दियों की आहट के साथ ही राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा का साया मंडराने लगा। बीते कुछ दिनों से दिल्ली के XUI लेवल में तेजी से इजाफा हुआ है। दिल्ली NCR के कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर पहुंच गया। शुक्रवार को दिल्ली का औसत XQI 293 रहा, जो खराब श्रेणी में आता है। ऐसे में दिल्ली और NCR में रहने वाले लोगों को अपनी सेहत की चिंता सताने लगी है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने शहर में बहुत खराब वायु स्तर वाले 13 स्थानों पर प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया है। राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरी दिल्ली खराब हवा में सांस ले रही है।
लेकिन 13 हॉटस्पॉट पर यह विशेष रूप से बहुत खराब है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 को पार कर गया। इन 13 स्थानों में नरेला, बवाना, मुडका, वजीरपुर, रोहिणी, आर.के. पुरम, ओखला, जहांगीरपुरी, आनंद विहार, पंजाबी बाग, मायापुरी और द्वारका सेक्टर 8 की पहचान की गई है। उन्होंने कहा कि सभी हॉटस्पॉट्स पर डीपीसीसी इंजीनियरों को भी तैनात किया गया है और वे प्रदूषण वॉर रूम को दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इन क्षेत्रों में हवा में धूल को कम करने के लिए 80 मोबाइल एंटी स्मोक गन तैनात की गई हैं। यूपी में पीसीएस परीक्षा स्थगित, प्रियंका का यूपी सरकार पर बड़ा हमला। युवाओं का भविष्य चौपट कर रही है बीजेपी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीसीएस ने पीसीएस की परीक्षा स्थगित कर दी है। इसे लेकर राजनीति भी तेज होने लगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने यूपी की बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि योगी सरकार युवाओं के भविष्य को चौपट करना चाहती है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा दूसरी बार स्थगित कर दी गई। यूपी टेक्निकल एजुकेशन सर्विस 2021 की परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया। बार बार परीक्षाएं स्थगित करना, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के जरिए युवाओं का भविष्य बर्बाद करना भाजपा सरकार की नीति बन चुकी है। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी बीजेपी पर सीधे हमला किया। उन्होंने कहा, प्रतियोगी छात्र यूपी पीसीएस की परीक्षा 2 दिन में कराने के प्रस्ताव को भी विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क जायज है कि एक ही परीक्षा 2 दिन में होगी तो नॉर्मलाइजेशन की आड़ में स्केलिंग जैसी खेल भी फिर शुरू होगा। भाजपा एक तरफ तो युवाओं का भविष्य चौपट कर रही है, तो दूसरी तरफ नौकरियां नहीं देकर पिछड़ों, दलितों और वंचितों से आरक्षण का भी अधिकार छीन रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रांतीय सिविल सेवा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा करी है। साल में ये दूसरा मौका है जब परीक्षा स्थगित की गई है। अब उम्मीद है कि परीक्षा दिसंबर के मध्य में आयोजित की जाएगी। बेंगलोर टेस्ट में टीम इंडिया का कमबैक, कोहली सरफराज का शानदार प्रदर्शन। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट की दूसरी पारी में वापसी की है। शुक्रवार को खेल के तीसरे दिन तक टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 231 रन बना लिए हैं और अब वे न्यूजीलैंड से 125 रन पीछे हैं। सरफराज खान 70 रन बनाकर नाबाद लौटे हैं, जबकि विराट कोहली दिन की अंतिम गेंद पर आउट हो गए। उन्हें ग्लेन फिलिप्स ने कैच कराया, जो विकेट कीपर टॉम ब्लंडेल के हाथों में लगा। कोहली ने 70 रन बनाए, रोहित शर्मा ने 52 रन और यशस्वी जायसवाल ने 35 रन की पारी खेली। एजाज पटेल ने 2 विकेट लिए, जबकि ग्लेन फिलिप्स को 1 विकेट मिला। कोहली और सरफराज के बीच तीसरे विकेट के लिए 134 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। पहली पारी में न्यूजीलैंड में 402 रन बनाकर ऑल आउट किया, जिससे उन्हें 356 रन की बढ़त हासिल हुई। इस सीरीज के पहले टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने भारत को पहली पारी में केवल 40 रन पर ऑल आउट कर दिया था। पहले दिन का खेल बारिश के कारण नहीं हो सका था। भारत की बल्लेबाजी अब चुनौतीपूर्ण स्थिति से उबर रही है और टीम को जरूरत है कि वे अपनी पारी को आगे बढ़ाए और लक्ष्य तक पहुंचे। सरफराज खान की नाबाद पारी भारत के लिए एक सकारात्मक संकेत है, जबकि कोहली का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा। अब सभी की नजर सरफराज और बाकी बल्लेबाजों पर है, ताकि भारत अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।